आज यहाँ मीटिंग में जो है ये क्लास 4 यूनियन का सम्मेलन है 21-22 मई को जींद में ही। और इनकी तैयारी की समीक्षा के लिए जींद के साथियों ने और पूरा ज़िला भर से ब्लॉक को वाइज हमने जो है ना तैयारियाँ मतलब की हुई हैं। उसी रूप में मैं भी यहाँ शामिल हुआ था सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से। और क्लास 4 यूनियन के जो अलग अलग विभागों से साथी आए हुए यहाँ पे, पुलिस विभाग से, शिक्षा विभाग से हैं या दूसरे विभागों से हैं। इनकी बहुत अच्छी तैयारी है, उनमें उत्साह है। लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें जोड़ना चाहते हैं सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से कि जो मांग है, क्यों हमने इस टाइप की आंदोलनों तक जाना पड़ता है। अभी पिछले दिनों बेगूसराय में जो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का आंदोलन हुआ, सम्मेलन हुआ है, उसके अंदर भी हमने ये मांग उठाई है। जो मुख्य मांग निकल के आई है कि ये जो कौशल निगम के नाम पे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा ढकोसला कह सकते हैं सरकार पीट रही है। असल में इसके पीछे की जो मंशा है सरकार की, उसका सर्व कर्मचारी संघ विरोध करता है। इस माध्यम से सरकार कच्चे रोजगार तो पैदा पहले ही करना चाहती थी, अभी ये निजीकरण का भी केंद्रीयकरण करने का प्रयास है पूरे हरियाणा के अंदर। अलग अलग विभागों में जो ठेकेदारी प्रथा है, अलग अलग विभागों में ठेकेदार अलग अलग हैं, इनको सभी एक ठेकेदार को देने के लिए, किसी एक पूंजीपति को देने के लिए इस विभाग का गठन किया जा रहा है। असल में ये एक एजेंसी के रूप में काम करेगा। और जो पहले से कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं हमारे, चाहे वो पार्ट टाइम हैं या कच्चे कर्मचारी आउटसोर्स पे हैं, पॉलिसी 2 के तहत या पॉलिसी 1 के तहत, उन सब का रोजगार के ऊपर संकट है। और इसके साथ साथ जो रेगुलर कर्मचारियों का जो डिमांडें हैं, मुख्य रूप से जो विभागों को बेचा जा रहा है, ये असल में विभाग खोले गए सरकार ने आम जनता की सेवा के लिए, इससे मुंह मोड़ना चाहती है सरकार। सर्व कर्मचारी संघ यही बात बताने के लिए आम जनता के बीच भी जाके हमने लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे बिल्कुल एक मुश्त ये कह सकता है, दावा करते हैं हम, बेगूसराय में हमारा सम्मेलन के अंदर जो घोषणा हुई है उसके ऊपर आगे चलते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। क्योंकि 2-4 मुद्दे बहुत मुख्य ज्वलंत मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर अभी। वो चाहे पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात है, निजीकरण को रोकने की बात है, या जो रोजगार, जिस टाइप का रोजगार हरियाणा के अंदर है उसका स्वरूप बदलने की बात है। क्योंकि ये एक किस्म से संविधान का उल्लंघन भी है। एक तरफ तो सरकार ढकोसला पीट रही है कि हम बहुत बड़े पाबंद हैं, हम एक भारत चाहते हैं, लेकिन उस एक भारत का एक संविधान खुल के कहता है कि जो सेवाएं लगातार पब्लिक के लिए, उनके लिए नौकरी भी लगातार होनी चाहिए। फिर कच्चे रोजगार कहाँ से पैदा होते हैं? ये इस प्रकार की जो मंशा है। ओपीएस का जो मामला पूरे देश के अंदर मुद्दा बना हुआ, हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है। हालांकि 2004 में जब ये पीएफआरडीए बिल लागू हुआ, उसी टाइम से सर्व कर्मचारी संघ लगातार इसका विरोध करता रहा, इसके दुष्परिणामों को बताता रहा है। क्योंकि एक बहुत गहरा अध्ययन किया गया था उस टाइम पे भी, और आज उसके दुष्परिणाम सामने हमारे कच्चे कर्मचारी हमारे जो लगातार रेगुलाइजेशन की तरफ जाने चाहिए थे, उसको कौशल निगम का नाम लेके नौकरी से वंचित किया जा रहा है। पुरानी पेंशन जो लागू कर रहे थे, उससे उनकी सोशल सिक्योरिटी सुरक्षा की जो उम्मीद थी, उसको नई पेंशन लागू करके ख़त्म किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों का 1-2-4 उदाहरण अगर हम देखें, 900 रुपये, 800 रुपये पेंशन उनकी निर्धारित हुई है, जबकि हरियाणा के अंदर 2000-2500 के बीच तो बुढ़ापा पेंशन है, सम्मान पेंशन जिसको हम बोलते हैं। अब वो इस दुविधा में है कर्मचारी कि मैं बुढ़ापा पेंशन ले या निगम की पेंशन ले या सरकार की पेंशन ले। इस प्रकार की जो नीतियां हैं, इनको लगातार सर्व कर्मचारी संघ विरोध करता रहेगा और आम जनता के बीच में जाता रहेगा। शिक्षा विभाग की हम बात करें, आज शिक्षा का जो ढांचा, नई शिक्षा नीति के नाम पे बहुत बड़ा प्रचार किया जा रहा है। असल में ये भारत की स्थिति देखें, हरियाणा की हम स्थिति देखें, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग हैं, पूरी दुनिया से, पूरे देश से अलग हैं। दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए वहाँ टेक्नोलॉजी का विस्तार करके 2-2, 4-4 अगर स्टूडेंट भी हैं, उनको भी नई शिक्षा नीति के नाम पे जो है ना स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके उल्टा हरियाणा के अंदर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और अभी पिछले दिनों जो एक बहुत बड़ा प्रचार हुआ संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पे, कि वहाँ पे हिंदी जानने वाले को, हिंदी पढ़ने वाले को तो हम वहाँ पे दाखला ही नहीं देंगे, जो कि मतलब ये कह सकते हैं कि हरियाणा हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ हरियाणा के निवासियों की मूल भाषा है हिंदी।
और दूसरी तरफ हिंदी पढ़ने वालों को, हिंदी जानने वालों को उसके अंदर दाखला ही ना मिले। ये इस टाइप की जो दोहरा चरित्र है सरकार का, ये इसका एक मूल उद्देश्य है आम जनता के बीच में टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है इसको। हालांकि सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग किसी और का नाम ले रही है, असल में सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग का काम कर रही है। वो लोगों को बांटना चाहती है, हर वर्ग को बांटना चाहती है, वो चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे व्यापारी की बात है, और चाहे किसान की बात है। पिछले दिनों किसान आंदोलन कितना मजबूत आंदोलन एक जीत हुआ, उसके अंदर सरकार ने अपने जो ओछे हथकंडे अपनाए उनके ऊपर भी अगर हम नजर डालें, उस टाइम भी इन्हीं प्रकार के हथकंडों का, इन्हीं हथियारों का प्रयोग किया गया था। वो जो खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, पंजाब के लोग कहा गया, हरियाणा के चंद लोग लगे हुए हैं, इस प्रकार के जो है ना जुमले जो फेंके गए, कर्मचारी वर्ग पे भी इसी प्रकार के हमले हैं। और आज मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अपने यूनियन के जो साथी आए, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन के, ये इनको धन्यवाद भी करता हूँ इस बात पे कि ये इन लोगों ने समझा है। लेकिन इनको एक बात पे आगाह भी करना चाहता है सर्व कर्मचारी संघ, साथ में मीटिंगों के माध्यम से भी, और यहाँ भी हमने संदेश दिया है कि ये जो सरकार के पिछलग्गू संगठन हैं, विशेषकर बीएमएस के नाम पे जो संगठन कुकुरमुत्तों की तरह अभी निकल आगे बीजेपी सरकार आने के लिए, असल में उनका उद्देश्य भी उस में जो इशारा किया टुकड़े टुकड़े गैंग का, इस सांगठनिक ढांचा जो सर्व कर्मचारी संघ एक मजबूत ढांचे के रूप में हरियाणा के अंदर खड़ा है, इसको कमजोर करने के लिए एक प्रयास है। और इन साथियों ने समझा है इस चीज को, और इन साथियों ने उसको स्टडी करते हुए उसका बिल्कुल बायकॉट किया है। कुछ एक विभागों में उसके प्रतिनिधि बने हैं, हमारे साथ भी कुछ मेंबरशिप हुई है, लेकिन बहुत नगण्य, क्योंकि उनका उद्देश्य इस ताकत को कमजोर करना है जो इन लोगों ने समझा है। और उसके ऊपर काम करते हुए मैं फिर एक बार सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से इनके सम्मेलन की कामयाबी का आशीर्वाद देता हूं, और सरकार के लिए ये कहना चाहते हैं कि किसी भी वर्ग में सर्व कर्मचारी संघ उसके जहां शोषण नजर आएगा उसका विरोध करने के लिए, सरकार के विरुद्ध सड़कों तक पर जाने के लिए, आम जनता तक जाने के लिए तत्पर रहेगा। विशेषकर बीजेपी की सरकार, हालांकि सरकार का अपना किसी पर पहले भी कांग्रेस की रही है या इनेलो की रही है या दूसरी सरकारें रही हैं, एक चरित्र तो सबका कॉमन है कि वो कुर्सी के लिए लगातार जद्दोजहद रहते हैं, सत्ता हथियाने के लिए कहीं किसी भी हद तक नीचे चली जाती हैं। लेकिन बीजेपी का एक चरित्र अलग से है कि झूठ बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो और विश्वास के साथ बोल दो, वो सच जैसा नजर आएगा। इसके ऊपर काम करते हुए आज तक भी लगातार ये 2014 से इसी काम के ऊपर लगी हुई है। वो जो रोजगार का मसला हरियाणा के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर, इन्होंने सरकार में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले एक जो घोषणा की थी कि हम 2 लाख रोजगार हर साल देंगे, लेकिन अब जब सत्ता के ऊपर काबिज हो गए, लोगों ने सवाल किया, पत्रकारों ने सवाल किया, आप जैसों ने, और दूसरे जागरूक साथियों ने सवाल किए कि वादा क्या हुआ, तो उस टाइम इन्होंने बिल्कुल खुल के बेशर्मी से कहा कि ये तो हमारा एक जुमला था, चुनावी जुमला था। लेकिन आज फिर उसी की तरफ झोंकते हुए जो वैकेंसियां निकाल रहे हैं, अब हड़ताल के दिनों में, पिछले दिनों पूरे देश के अंदर जो देशव्यापी हड़ताल हुई है, उसके अंदर सर्व कर्मचारी संघ तय दिल से गया और पूरे संगठित होके, और दूसरे जो असंगठित क्षेत्र के लोग थे वो भी इसके अंदर शामिल हुए, और ये आंकड़ा जो है ना लगभग 30 करोड़ से पार कर गया, जो कि पूरे देश के अंदर बीजेपी की वोट की संख्या से बढ़ गई है। लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार जो है ना उस ताकत को कम आंकते हुए, जिस प्रकार से प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सरकार ने कब्जा किया हुआ है, वो इस प्रकार की ताकतों को दिखाना नहीं चाहती। रोजगार का जो मामला हड़ताल के माध्यम से हमने मांगा, वो ट्रेड यूनियनों का मिलके उसमें सर्व कर्मचारी संघ ने समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए उसके साथ में खड़े हुए, क्योंकि रोजगार का संकट है आज, बहुत बड़ा संकट है, और बीजेपी की सरकार का दोहरा चरित्र है, उसके अंदर बहुत बड़ा आड़े आता है। अभी पिछले दिनों वैकेंसियां निकाल देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं। इस प्रकार से
15-16 तक की वैकेंसियाँ पंचायत सेक्रेटरी की थी और दूसरी इसके मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी की थी, उनकी आज तक रिजल्ट नहीं घोषित हुए। बिजली बोर्ड की जेई की 4 साल के अंदर लिस्ट आज तक घोषित नहीं हुई, सिर्फ जेई आईटी के नाम से थी, उसको सिलेक्शन के बाद कैंसिल कर दिया गया पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद। पटवारियों की पेंडिंग खड़ी है आज भी। ये इस टाइप के जो ढकोसले हैं, ये सरकार सिर्फ अपने ये कह सकता हूँ कि बदनामी को दबाने के लिए लगातार इसका प्रयोग करती रहती है और इससे आम जनता बिल्कुल समझ चुकी है और इस प्रकार के बुलावे में आम जनता नहीं आएगी। अभी रोजगार ये साधन इन्होंने पैदा करना पड़ेंगे। एक चरित्र मैंने जो बताया, रोजगार के नाम पे जो सरकार आम जनता के बीच में प्रचार करती है अपनी बदनामी को, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, एक उदाहरण देती है बीच में बैठ के कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, किस किस को रोजगार हम देंगे। लेकिन इसके अगर टेक्निकल पहलू को अगर सोचा जाए, इसको स्टडी किया जाए कि रोजगार जनसंख्या के लिए ही पैदा होते हैं और अगर बिल्कुल उसकी आंकड़ों के हिसाब से हम रोजगार पैदा करें, अगर आंकड़ों के हिसाब से रोजगार दें, इस बेईमानी को भूल के सीधी नीयत से रोजगार दिए जाएं, तो जनसंख्या कोई आड़े नहीं आती है। क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ही कौन कितने डॉक्टर चाहिए, कितने मास्टर चाहिए, कितने मैकेनिक चाहिए, कितनी बसें चाहिए, ये संख्याएं तय हैं। इसलिए जनसंख्या कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उसी के अनुरूप अगर सरकार उनके पदों की संख्या बढ़ाएगी तो रोजगार का संकट पैदा नहीं हो सकता। और रोडवेज विभाग जिस प्रकार इन्होंने एक किस्म से ये कह सकते कि बेचना तय कर दिया, इतने बड़े विरोध के बावजूद, जिसमें आम जनता का विरोध था, कर्मचारी का विरोध था, विद्यार्थियों का विरोध था, लेकिन उसको सिर्फ किस लिए कि उसको बचाने के लिए कि ये आम जनता की सुविधा के लिए खुलता रहे, चलता रहे ये। लेकिन जो रेड लाइन, ये लाल पट्टी के नाम पे या दूसरे किलोमीटर स्कीम के नाम पे जो अलग अलग तरीके से, जिसके अंदर बहुत बड़ी बेईमाना साबित कर दिया, कोर्ट के अंदर ओपन हो चुकी है बात की, इसके अंदर बहुत बड़ा बेईमानी थी उसके अंदर। उस बेईमानी को कम करते हुए, दूर करते हुए नहीं, कम करते हुए 42 रुपये से रेट तो 26 रुपये ले आए, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी आज भी निभाने के लिए तैयार नहीं है। आम जनता के लिए परिवहन की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, रोजगार की सुविधा है, ये दे सकते हैं। क्योंकि आंकड़े अगर हम देखें, आज नियमित पद सरकार के अंदर, हरियाणा सरकार की हम बात करें, 1981 के अंदर जनसंख्या थी अपनी 1.25 करोड़ 1.25, और पदों की संख्या 4 लाख है, 4 लाख से प्लस थी कुछ समथिंग। लेकिन आज 2011 का आंकड़ा भी हम उठाएं, 2,54,000 जनसंख्या थी, दुगनी हो चुकी थी, जबकि पदों की संख्या आज भी उतनी है, उनमें से घटा दिए गए हैं पद। फिर रोजगार कहाँ से पैदा होंगे? रोजगार की जो दे रखे हैं अभी, वो सक्षम के नाम पे, अप्रेंटिस के नाम पे, कितनी तनख्वाहें उनके ऊपर मंथन किया जाना चाहिए कि इस प्रकार से अगर आज 2.5 करोड़ जो जनसंख्या 2011 थी, जो आज बढ़ के लगभग 3.25 करोड़ या 2.80 हो चुकी है, उसी के अनुरूप हरियाणा के अंदर आज 8 लाख पद होने चाहिए। जिस प्रकार से 4 लाख ये पद की बढ़ोतरी, और उन 4 लाख में से भी 1.5 लाख के करीब कच्चा कर्मचारी जो काम कर रहा है उनको नियमित किया जाए। क्लास 4 के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संख्याओं की, उनकी वेतन की बढ़ोतरी की जाए महंगाई के अनुरूप। महंगाई का आंकड़ा देखें हम, इसके अंदर ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसके अंदर जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए जाते हैं सरकार द्वारा, ऐसी चीज़ों को जोड़ दिया गया जो पिछले दिनों बुद्धिजीवियों ने जो आंकड़े बताए गए थे, जो जीवन को सीधा प्रभावित करते हैं। महंगाई के लिए खाद्य है, दूध, चाय, अन्न, कपड़ा, जूती, इस प्रकार के जो सामान हैं उनके रेट इसके अंदर शामिल किए जाते थे महंगाई, और फिर महंगाई के आंकड़े तय होते थे। लेकिन आज ऐश्वर्य के मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, गद्दे हैं, इनको जोड़ दिया गया उनके साथ, जिनके रेट कई सालों से स्थिर हैं, इसलिए वो महंगाई के आंकड़े भी कम बढ़ोतरी उगवाते हैं, जबकि महंगाई की मार बहुत जबरदस्त आम जनता के ऊपर गिरी हुई है। और इसका विरोध कर्मचारी वर्ग नहीं, हर एक शोषित वर्ग जो है ना, इसके विरोध में खड़ा होने की तैयारी में है, और किसी भी टाइम पे बहुत बड़े विरोध के रूप में सरकार को सामना करना। रोजगार का स्वरूप क्या है, ये सक्षम के नाम पे, अप्रेंटिस के नाम पे, इससे इस मार से कोई बचा हुआ नहीं है।
सरकार जो निजीकरण की तरफ बढ़ावा दे रही है उसी का एक स्वरूप है ये, जो आज इन पदों का नाम बदल दिया गया है। क्लास 4 के कर्मचारी कैटेगरी वाइज होते थे, कोई माली है माली का काम करेगा, चौकीदार चौकीदार का काम करेगा, स्वीपर सफाई का काम करेगा, वाटर कैरियर पानी लाने का काम करेगा। लेकिन इन 4 लोगों को 5 लोगों की पदों को समाप्त करने के लिए, ताकि सरकार को उसको बेचने में आसानी रहे, इसलिए वहाँ पे जो है ना एक नाम के ऊपर MTS के नाम पे, मल्टी टास्क सर्वेंट के नाम पे एक पद निर्धारित कर दिया गया। वही आदमी सफाई करके आएगा, वही आदमी उसको टीचर्स को पानी पिलाएगा, वही आदमी हेडमास्टर के गेट के ऊपर PN का काम कर रहा है, और वही उसी आदमी को रात को चौकीदारा दिया जाता है। इसका ये इस टाइप का जो स्वरूप है, ये असल में शोषण, आर्थिक शोषण है उनका, ताकि और लोगों को दबाने के लिए इस प्रकार के जो जुमले, इस प्रकार के जो ये कह सकते योजनाएं सरकार की, ये बहुत गहरा निजीकरण की ओर लेके जाने की है। क्योंकि इससे जो है ना, ये जो नीतियाँ आती कहाँ से हैं, ये नीतियाँ सरकार की तरफ से जो निजी हाथों में जिस टाइम सौंपना है, जो कॉरपोरेट को लोगों को देना है, इनको उनके लिए आसान रास्ता रहे। वो इस टाइप के हथकंडे वो चाहते हैं कि हम ना बोलें। जैसे पिछले दिनों अभी जो एयरपोर्ट बेचने की बात है, स्टेशन बेचने की बात है, स्कूलों को बेचने की बात है, इनको तैयार करके बाकायदा पैसा खर्च करके, सरकार द्वारा पैसा खर्च करवा के एयरपोर्टों को बिल्कुल चकाचौंध करके, उनको बहुत उनका मरम्मत करवा के नए सिरे से कह सकते हैं, इसी प्रकार से स्टेशनों के ऊपर, और फिर उनको सौंप दिएगा प्राइवेट हाथों में। ये चरित्र है इस सरकार का, निजीकरण का, ताकि जो श्रम कर्मचारी संघ लगातार अपने संबोधनों में, अपने मीटिंगों में कहता है कि निजीकरण लोगों को लूटने का साधन है, निजीकरण फायदे का सौदा नहीं घाटे का सौदा है, इसका दुष्परिणाम अगर आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन उस समय को सामने तो आएगा, लेकिन इस प्रकार की जो सरकार की चालें हैं, उनको तैयार करके देना, उनकी मरम्मत का काम करवा के देना, ये उस समय को और बढ़ाने के लिए प्रयास हैं। इसी प्रकार से ये MTS के नाम पे जो एक योजना कह सकते हैं इसको, या सरकार की बदनीयती कह सकते हैं, उस निजी हाथों में जाने के लिए जो लोग विरोध पे खड़े होंगे, उसके लिए उस समय बढ़ जाएगा, और तब तक सरकार का अपना कुछ और नया पहलू कह सकते हैं, और नया झूठ इसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए वो समय मिल जाता है। इसलिए जो है ना इस प्रकार की योजनाएं सरकार लेके आती है। इसको समझते हुए सर्व कर्मचारी संघ तो बहुत पहले से इसका विरोध करता रहा है, और आम जनता के बीच में भी जाके अब समझना शुरू हो गया है। क्योंकि आज पढ़ा लिखा वर्ग है, और सोशल मीडिया आज एक दूसरा साधन हो गया है जो सरकार के पैरेलल में खड़ा हो गया। ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सरकार का कब्जा है, उसको तोड़ने के लिए सोशल मीडिया आप जैसे जो चैनल काम कर रहे हैं, वो उनके पैरेलल में काम कर रहे हैं, और इस प्रकार की सरकार की बदनीयती की जो योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक ले जाने में सफल रहा है, और इसका बहुत बड़ा विरोध होगा। रामफल दलाल, जिला प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ, जींद।